नमस्कार साथियों, मैं महेश बिश्नोई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम की वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम साथियों बात करने वाले हैं हमारे एचटेट 2018 के लास्ट पोर्शन के बारे में, यानी क्वेश्चन नंबर 131 से हम डिस्कस करना शुरू करेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 131 जो है वो एग्जाम्पल हमसे पूछ रहा है ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहा है साथियों। उसमें ये कह रहा है कि कौन सा है आपके पास, इनमें से कौन सा एक ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि ग्लोबुलर प्रोटीन होता क्या है और फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन जनरली दो टाइप का होता है हमारे पास, एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में अगर बात करें साथियों तो ये क्या होता है, जब पॉलीपेप्टाइड चेन कोयल कर जाती है, यानी पॉलीपेप्टाइड chains coil around give a spherical shape, coil around to give a spherical shape। तो कोयल अराउंड कोयल होके स्फेरिकल शेप दे देती है मॉलिक्यूल को, तो उसको हम कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन, और सॉरी ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं साथियों वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। कैसे होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं। कैसे होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं। दूसरे जो टाइप के प्रोटीन हमारे पास वो होते हैं फाइब्रस प्रोटीन। कौन से होते हैं? फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन के बारे में क्या बात है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो पैरेलल चलती है। पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलल विद हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड लिंकेज। या तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं या फिर डाइसल्फाइड लिंकेज होते हैं साथियों। ठीक है, डाइसल्फाइड लिंकेज इनके अंदर प्रेजेंट होता है, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर डाइसल्फाइड लिंकेज प्रेजेंट। अब एग्जांपल की बात करते हैं। हाँ, इसके बारे में एक बात और, ये वाटर इनसोल्यूबल होता है। फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं ना वो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं? वाटर इनसोल्यूबल, क्योंकि यहाँ पर एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, टू गिव फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। कैसी? फाइबर लाइक स्ट्रक्चर देते। ठीक है, वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो ग्लोबुलर प्रोटीन के जो एग्जांपल होते हैं वो इंसुलिन और एल्बुमिन होते हैं। क्या होते हैं? इंसुलिन एंड एल्बुमिन्स। ठीक है, इंसुलिन एंड एल्बुमिन्स। और जो कि इसके एग्जांपल होते हैं आपके पास, फाइब्रस प्रोटीन के जो एग्जांपल होते हैं वो आपके पास होते हैं मायोसिन एंड केरेटिन। मायोसिन एंड केरेटिन। जो केरेटिन होता है वही आपका किस में मिलता है? हेयर एंड वूल में। ठीक है, हेयर वूल एंड सिल्क में मिलता है। यही जो प्रोटीन होता है ये हेयर वूल एंड सिल्क में मिलता है। तो इसके हिसाब से आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंसुलिन जो है वो किसका एग्जांपल है साथियों? वो ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जांपल है। इंसुलिन और एल्बुमिन दोनों ही किसके एग्जांपल होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जांपल होते हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 132 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 132 आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इनमें से डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी है? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है। अगर हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में बात करें साथियों तो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन क्या होती है कि इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन of same species takes place। ठीक है, सेम ही स्पीसीज का तो ऑक्सीडेशन हो और सेम ही स्पीसीज का क्या हो? ट्रिपल रिडक्शन हो, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इसमें से हमारा आंसर कौन सा होने वाला है साथियों? आंसर हो जाएगा इसमें से कैनिज़ेरो रिएक्शन। कैनिज़ेरो जो रिएक्शन होती है वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। कैसे? कैनिज़ेरो जो रिएक्शन है उसके बारे में समझ लेते हैं, है क्या कैनिज़ेरो रिएक्शन? कैनिज़ेरो रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन मॉलिक्यूल, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं होते हैं साथियों, नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन्स इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कली। इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कली यानी स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस के अंदर ये वाली रिएक्शन देंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, HCHO प्लस में HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड का हम एग्जांपल ले लेते हैं और कंसंट्रेटेड मान लेते हैं KOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है,
तो आपके पास एक तो बनेगा पोटेशियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा बनेगा आपके पास एल्कोहल, यानी एक में तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे में रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट और रिड्यूस प्रोडक्ट दोनों ही इसमें सेम ही मॉलिक्यूल के होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आंसर तो हमारा ये होने वाला है। अब इसमें एक दिया, एक है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल या क्रॉस एल्डोल किसके बीच में होती है? एल्डोल या फिर क्रॉस एल्डोल जो होती है वो होती है साथियों ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन्स जिनके पास क्या होंगे, हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन in presence of dilute base, in presence of dilute alkali, dilute alkali या फिर आप कह सकते हो dilute base, यानी weak base की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, एल्डोल या फिर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, क्रॉस एल्डोल में टोटल 4 प्रोडक्ट बनते हैं और एल्डोल में टोटल आपके पास 2 ही प्रोडक्ट बनते हैं। ये दोनों सेल्फ कंडेंसेशन के बनते हैं, क्रॉस में 2 सेल्फ के होते हैं और 2 क्रॉस के होते हैं। ठीक है, फिर आपके पास एक गेटरमैन रिएक्शन, क्या है, गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन में क्या होता है आपके पास, गेटरमैन रिएक्शन में आप क्या करते हो, बेंजीन रिंग जो होती है ना, बेंजीन रिंग की रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, COHCl के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 की प्रेजेंस में आप इस रिएक्शन को करवा देते हो, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, बेंजल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये गेटरमैन रिएक्शन होती है आपकी। होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन क्या होती है, होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, होफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, डिग्रेडेशन रिएक्शन ये प्राइमरी अमीन बनाने का एक तरीका है हमारे पास। किसका, प्राइमरी अमाइन बनाने का तरीका किससे, मान लीजिए मेरे पास कोई भी अमाइड ग्रुप है साथियों, ठीक है, अमाइड ग्रुप की रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एक्वस बेस की प्रेजेंस में, यानी स्ट्रॉन्ग NaOH और मोल ले लेते हैं इसके, तो ये जो अल्काइल ग्रुप होता है इसका ट्रांसफर हो जाता है यहाँ अमाइन ग्रुप के पास। ठीक है, तो ये बन जाता है RNH2 प्लस में आपको मिलता है Na2CO3 प्लस में आपको मिलता है H2O प्लस में आपको मिलेगा NaBr। ठीक है, बैलेंस कर लेना है बस आपको, यानी प्राइमरी अमाइन इस रिएक्शन में हमें प्रोड्यूस होके मिलता है। क्लियर है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा 132। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 133 कहता है कि एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मेसो डाइब्रोमाइड प्रोडक्ट। देखो मेसो डाइब्रोमाइड प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है, तो सबसे पहली बात तो यही होनी चाहिए साथियों कि हमें ये पता होना चाहिए कि मेसो प्रोडक्ट कौन सा होता है। देखो मेसो प्रोडक्ट का मतलब क्या है, उस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो कि मेसो डाइब्रोमाइड प्रोडक्ट देगा, तो मेसो डाइब्रोमाइड प्रोडक्ट कौन सा देगा इनमें से जो हमारा आंसर रहेगा वो आंसर नंबर 2 रहने वाला है साथियों। आंसर क्या रहेगा, आंसर नंबर 2 रहेगा, यानी ट्रांसब्यूटीन। ट्रांस जो एल्कीन होता है, ट्रांस 2 ब्यूटीन या ट्रांसब्यूटुइन जो होता है वो हमेशा मेसो डाइब्रोमाइड प्रोडक्ट देगा जब किसके साथ ब्रोमिनेशन करवाएंगे, अगर हम उसका CCl4 की वजह से। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि इधर मान लो ये CH3 लगा हुआ है, इधर H लगा हुआ है, इधर H लगा हुआ है, इधर CH3 लगा हुआ है, यानी ये ट्रांस आपका 2 ब्यूटीन हो गया। जैसे ही मैं इसका क्या करवाता हूँ साथियों, ब्रोमिनेशन करवाता हूँ किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में अगर मैं ब्रोमिनेशन करवाता हूँ तो इसका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, इसका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनता है, हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ लग जाएगा ऐसे, और ये मिलेगा आपको CH3 मॉलिक्यूल। इधर क्या हो जाएगा, इधर मिलेगा आपको ये रहा CH3 मॉलिक्यूल। ठीक है, और आपके पास ब्रोमीन यहाँ चला जाएगा ऐसे, एक दूसरा ब्रोमीन यहाँ लगेगा Br, ये रहेगा आपके पास हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मेसो 2,3 डाइब्रोमाइड, डाइब्रोमोब्यूटेन, डाइब्रोमोब्यूटेन कहते हैं, मेसो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन कहते हैं साथियों। क्लियर है, अगर मेरे पास ये तो ट्रांसब्यूटुइन है, ट्रांसब्यूटुइन है, अगर मेरे पास सिस ब्यूटुइन होता, सिस ब्यूटुइन होता और यही मैं ब्रोमिनेशन करवाता CCl4 की प्रेजेंस में ही करवाता साथियों, तो मुझे एक रेसिमिक मिक्सचर मिलता। ठीक है, मुझे क्या मिलता, रेसिमिक मिक्सचर मिलता, यानी दोनों आइसोमर 50-50% बन जाते हैं। क्या बनते हैं, दोनों स्टीरियो आइसोमर क्या बनते हैं, 50-50% बन जाते हैं। जब भी आपके पास दोनों आइसोमर 50-50 कन्फिग्रेशन में आते हैं तो उसको हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर, और प्रोसेस कहलाती है रेसिमाइजेशन। यानी कि सिस वाले में तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये तो कट ही हो जाता था, 1 ब्यूटीन भी नहीं हो सकता और प्रोपीन भी नहीं हो सकता। इसका आंसर आता है हमारा सिर्फ ट्रांसब्यूट-2,8। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, सोडियम सोल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड
इसकी बात कर रहा है सोडियम सोल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम गिव्स +1 क्लास की एनसीईआरटी की रिएक्शन है, सीधा सीधा इसको कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं साथियों? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। अब डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है आपके पास? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में आप क्या देखते हो? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आपके पास ऐसे होती है कि आप किसकी रिएक्शन करवाते हो? सोडियम सोल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, जैसे आपके पास C6H5COO Na+, ये आ गया सोडियम सोल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाओगे? सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या होता है? आप इसको NaOH प्लस में CaO डाल दो, वो सोडा लाइम बनता है। हीट कर दो इसके प्रेजेंस में। अब सोडा लाइम के प्रेजेंस में जैसे ही हीट करते हो हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलता है C6H6, यानी कि बेंजीन मिलेगा साथियों। क्या मिलेगा? बेंजीन मिलेगा, और साथ में सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। हमारा जो आंसर इसके अंदर रहने वाला है साथियों, वो क्या होने वाला है? बेंजीन हमें मिल रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। बेंजीन हमें एज ए प्रोडक्ट मिल जाएगा। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, +1 क्लास की है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेम द एल्कीन विच ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स एसीटोन। देखो ओजोनोलिसिस का मतलब क्या होता है? देखो हम ओजोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। इस प्रोसेस में हम किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं? ओजोन के साथ करवाते हैं। चलो ब्यूट-2-इन की रिएक्शन करवा के देख लेते हैं। ठीक है, किसकी? ब्यूट-2-इन की रिएक्शन करवा के देख लेते हैं। ब्यूट-2-इन का मतलब हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इसकी रिएक्शन जैसे ही मैं O3 के साथ करवाऊंगा तो ओजोनोइड बनेगा। क्या बनेगा? ओजोनोइड बनेगा। ओजोनोइड कैसे बनता है? देखो मैं बताता हूँ। ओजोनोइड बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको ऐसे झोंपड़ी बनानी है जिसके टॉप में और नीचे दोनों साइड क्या हो? ऑक्सीजन लगाओ। ये ओजोन के 3 ऑक्सीजन एटम है। अब डबल बॉन्ड के जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है उसको यहाँ जोड़ दो, एज इट इज लिख देना बस। क्या है? CH CH3। और डबल बॉन्ड के राइट हैंड साइड वाले को इस साइड जोड़ दो। क्या है? CH CH3। अब जैसे ही आप इसके अंदर क्या डालोगे? जिंक H2O डालोगे। जैसे ही आप जिंक H2O डालते हो साथियों इसके अंदर, जैसे ही ZnH2O डालते हो, तो ये जो ओजोनोइड है ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है। ओजोनोइड जो है वो यहाँ से ब्रेक होता है। जैसे ही ब्रेक होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आपको मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल CH3CHO के। किसके मिलेंगे? 2 मॉलिक्यूल CH3CHO के। तो इसमें तो मिल रहा है आपको एथेनल। इसमें क्या मिला? एथेनल मिला, एल्डिहाइड मिला। इसका मतलब पहला तो नहीं हो सकता। दूसरे में हमारे पास क्या है? सेकंड में हमारे पास क्या है? ब्यूट-1-इन है। अगर ब्यूट-1-इन की बात करें तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 होता है ब्यूट-1-इन। इसकी रिएक्शन मैं ओजोन के साथ करवाता हूँ तो फिर से ओजोनोइड बनेगा। तो ओजोनोइड बनेगा CH3 CH2 CH2, और इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन। ठीक है, अब इधर ये और इधर आपका CH2 ग्रुप है, लगा ही हुआ है। इसको ऐसे ऐसे ब्रेक करेंगे। जैसे ही इसके अंदर से ZnH2 डालेंगे हमें क्या मिलेगा साथियों? हमें मिलेगा CH3 CH2 CHO। ठीक है, CH3 CH2, ये CH अभी यहाँ पर CH है, CHO प्लस में आपको क्या मिलेगा? HCHO। प्लस में क्या मिलेगा? HCHO। यानी आपको प्रोपेनल और मेथेनल मिलता है। यानी ये वाला ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता क्योंकि एसीटोन तो इसमें भी नहीं आएगा। तो चलो तीसरे को देख लेते हैं। थर्ड वन में आपके पास क्या होता है? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट-2-इन है। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट-2-इन है। तो अगर इसका अगर हम स्ट्रक्चर लिखें, फॉर्मूला लिखें, तो वो कुछ ऐसा आता है कि 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट-2-इन हो गया। इसका अगर मैं ओजोनोलिसिस करवाऊँ साथियों तो मुझे क्या मिलेगा? देखो ऐसे कुछ मेरा ओजोनोइड बनेगा। ओजोनोइड में डबल बॉन्ड के इस साइड वाले डबल बॉन्ड के इस साइड रख देंगे। ठीक है, और इस साइड वाले डबल बॉन्ड के इस साइड रख देंगे। इधर भी CH3, इधर भी CH3 का, इधर भी CH3। अच्छा सॉरी, मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वो क्या है वो मैं बता देता हूँ। अच्छा, तो ये जो है ना, ये डायरेक्ट यही कार्बन इसके साथ, ये कार्बन जो है ना, यही वाला कार्बन यहाँ है, ये वाला कार्बन यहाँ। मैंने थोड़ा सा बस गड़बड़ कर दिया। ये ऐसे नहीं आएगा, ये इधर CH ही आएगा। ठीक है, मैं दोबारा बना देता हूँ इसको ना, दोनों में ही दोबारा बना देता हूँ। नहीं प्रोडक्ट, ठीक है, बना देते हैं। देखो होता कैसे है कि जो ओजोनोइड बनता है, ओजोनोइड में इधर वाला CH तो ये हो ही गया, फिर ये ऑक्सीजन इधर, इधर वाला भी CH हो गया, तो ये बचा इधर CH3, ये बचा इधर CH3। ऐसे इधर से टूटेगा। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर होगा। ओजोनोइड बन गया। ठीक है, इधर बचा आपके पास ये CH2 है, और इधर आपके पास क्या आ जाता है? ये CH, इसके साथ क्या लगा हुआ है? CH2 CH3। ये इधर से ऐसे टूट जाएगा। इसमें कैसे बनेगा? इसमें आपके पास ऐसे बन जाएगा। ये C है, ये O, ये O, फिर इधर भी C,
इसी के साथ एक CH3 इधर है, एक CH3 इधर है साथियों, इधर भी ऐसे ही होगा, दो CH3 लग जाएंगे इधर और इधर। जैसे ही हम इसमें जिंक वाटर डालेंगे, जिंक H2O, जैसे जिंक वाटर डालेंगे, वाटर के प्रेजेंस में जिंक डालेंगे, तो यहाँ से ओजोनाइड हमारा टूट जाएगा और हमें क्या मिलेगा, CH3 CO CH3, उसके दो मोल बनेंगे, ये हमारा एसीटोन है, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी। यानी 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटोटोइन जो है उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें मिलता है साथियों क्या, हमें एसीटोन मिलता है ओजोनोलिसिस के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या पूछा गया है, हमें क्या कहा गया है, हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था रिएक्शन टू ऑब्टेन बेंजल्डिहाइड फ्रॉम टोल्यूइन बाय क्रोमिल क्लोराइड। देखो सीधी सीधी रिएक्शन है, क्लास 12 की ऑर्गेनिक वाले चैप्टर से है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, हमें बेंजल्डिहाइड मिलना चाहिए, टोल्यूइन से शुरुआत करनी है, साथ में रिएक्ट करवाना है क्रोमिल क्लोराइड। तो देखो इस रिएक्शन को जो है ना हम कहते हैं साथियों इटार्ड रिएक्शन। क्या कहते हैं, इटार्ड रिएक्शन कहते हैं, इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, इटार्ड रिएक्शन में आपके पास होता है साथियों कि जो टोल्यूइन है, टोल्यूइन का मतलब CH3, मिथाइल बेंजीन को ही हम क्या कहते हैं, टोल्यूइन कहते हैं। टोल्यूइन की रिएक्शन होती है क्रोमिल क्लोराइड के साथ, CrO2Cl2, इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। कार्बन डाइसल्फाइड यानी एक नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो यहाँ क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनता है साथियों। तो क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, OCrOHCl2 होल ट्वाइस। ठीक है, ये क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बना, ये क्या है, ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है। क्या है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये जो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना है, इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करवा दें तो वो हमें क्या देता है, बेंजल्डिहाइड देता है। वो हमें क्या देता है, बेंजल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट देता है, बेंजल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट देता है। तो ये इटार्ड रिएक्शन होती है साथियों। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इटार्ड रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन बाकी रिएक्शन क्या है, देखो गेटरमैन रिएक्शन थोड़ी देर पहले बताई थी कि बेंजीन रिंग जो होती है उसकी रिएक्शन किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो आपको बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। तो ये गेटरमैन रिएक्शन होती है। गेटरमैन कोच रिएक्शन की अगर बात करें, ठीक है, सॉरी ये गेटरमैन कोच रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, गेटरमैन कोच तो ये वाली हो जाएगी। गेटरमैन रिएक्शन कौन सी होती है, गेटरमैन रिएक्शन होती है जब बेंजीन डायजोनियम सोल्ट आपके पास होता है N2+X- बेंजीन डायजोनियम सोल्ट की रिएक्शन कॉपर पाउडर HCl की प्रेजेंस में करवा दो, तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन मिल जाती है। और अगर आप इसकी रिएक्शन कॉपर और HBr के साथ करवा दो तो ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, आपको ब्रोमोबेंजीन मिल जाता है। तो ये आपकी हो जाती है गेटरमैन रिएक्शन साथियों। क्लियर है, ये क्या हो जाएगी आपकी गेटरमैन रिएक्शन हो जाएगी। पीछे भी शायद मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया होगा, अगर है तो कहीं। ठीक है, हाँ गेटरमैन रिएक्शन वाला जो मैंने करवाया था, तो गेटरमैन रिएक्शन ये वाली नहीं होगी, गेटरमैन रिएक्शन हो जाएगी हमारी कौन सी, बेंजीन डायजोनियम सोल्ट वाली हो जाएगी। बेंजीन डायजोनियम सोल्ट की रिएक्शन है किसके साथ, या तो कॉपर HCl के साथ या फिर कॉपर HBr के साथ आपको हेलो बेंजीन मिलती है, जहां पर हेलोजन क्या रहेगा आपका, हेलोजन हो सकता है क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, दोनों में से कोई एक भी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये गेटरमैन रिएक्शन होगी। HBz रिएक्शन कौन होती है, इसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज जेलिंस्की रिएक्शन। क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज जेलिंस्की रिएक्शन कहते हैं साथियों। हेल्महोल्ट्ज जेलिंस्की रिएक्शन में क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास होता है, मतलब अल्फा हेलो एसिड आपको प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं। क्या मिलते हैं, अल्फा हेलो एसिड आपको किस में मिलते हैं, एज ए प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं। किसके रूप में मिलते हैं, एज ए प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं साथियों। जैसे मान लो CH3COOH ग्रुप जो है उसकी अगर हम रिएक्शन करवा दें, किसके साथ, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, किसके साथ, हेलोजन के साथ रिएक्शन होती है, तो हमें मिलता है CH2X COOH, यानी आपको क्या मिल जाता है, अल्फा हेलो एसिड मिल जाता है। क्या मिल जाता है, अल्फा हेलो एसिड मिल जाता है, उसको हम HBz रिएक्शन कहते हैं। हालांकि ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन दे रखी थी वो इटार्ड रिएक्शन थी, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 137 पे चलते हैं। रिएक्शन ऑफ डायजोनियम सोल्ट विद एनिलीन यील्ड्स पैरा अमीनो एजोबेंजीन। देखो डायजोनियम किस सोल्ट की रिएक्शन है, ठीक है, करते हैं इसको। देखो ये है आपके पास N2+Cl- और इसकी रिएक्शन किसके साथ है, एनिलीन के साथ, ये एनिलीन है साथ। ठीक है, तो यहाँ से ये रिएक्शन इधर से HCl बाहर जाता है और बाकी का बॉन्ड आपस में बन जाता है। ठीक है,
बाकी का बॉन्ड आपका एज इट इज इसके अंदर बन जाता है। तो ये जहां पे N2 के बीच में बॉन्ड बनता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनता है, उसको हम कहते हैं एजो बॉन्ड। उसको हम क्या कहते हैं? एजो बॉन्ड। ये कंपाउंड होता है एजोडाइन, इसको हम कहते हैं पैरा अमाइनो एजोबेंजीन। पैरा अमाइनो एजोबेंजीन कहते हैं साथियों। और पैरा अमाइनो एजोबेंजीन ये येलो कलर की डाई होती है। कैसी? येलो कलर की डाई होती है साथियों। कैसे कैसी डाई होती है? येलो कलर की डाई होती है। अब ये किस टाइप की रिएक्शन है? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है साथियों। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सेम ऐसे ही आप बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन करवा सकते हो, N2 प्लस Cl माइनस की रिएक्शन करवा सकते हो फिनोल के साथ भी। ठीक है, किसके साथ करवा सकते हो? फिनोल के साथ भी करवा सकते हो। ये तो एनिलीन के साथ हो गई, ऐसे ही रिएक्शन फिनोल के साथ भी हो सकती है। जैसे ही आप फिनोल के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा, C6H5 N डबल बॉन्ड N, और आपका इधर OH ग्रुप बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ। इसको हम बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये ऑरेंज कलर की डाई होती है। कैसी होती है? ऑरेंज कलर की डाई होती है, ऑरेंज कलर की डाई। ये जो रिएक्शन होती है इनको हम एक और नाम से भी जानते हैं, इनको हम कहते हैं साथियों कपलिंग रिएक्शन। कैसे, किस नाम से जानते हैं? कपलिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन न्यूट्रल सॉल्यूशन विद जिंक डस्ट एंड अमोनिया क्लोराइड। देखो हमें रिडक्शन करवाना है किसका? नाइट्रोबेंजीन का। तो नाइट्रोबेंजीन लिख लेते हैं पहले। तो नाइट्रोबेंजीन लिख लिया साथियों हमने। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करवाना है जिंक डस्ट की प्रेजेंस में अमोनियम क्लोराइड के साथ। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और साथ में इसमें वाटर भी लगता है हमारे पास। इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला होता है वो होता है बेंजीन रिंग के ऊपर NH4OH मिलता है। क्या मिलता है? फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन मिलता है। क्या मिलता है? फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन, और साथ में ZNO मिलता है। इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन मिलता है साथियों। ठीक है, हाइड्रोक्सिल अमाइन मिलता है, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन मिलता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसके अंदर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसके अंदर हो जाएगा साथियों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि 139 क्वेश्चन कहता है बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट जब हम हीट करते हैं। देखो बेंजीन रिंग जो है, मैं पूरी रिएक्शन को बिल्कुल कंप्लीट करके दिखाता हूँ। बेंजीन रिंग की रिएक्शन करवाते हैं हम एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं। एनिलीन की NH2 ग्रुप की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ HNO2 के साथ तब 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर करवाते हैं, तो हमें मिलता है बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट। क्या मिलता है साथियों? बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट मिलता है, यानी N2 प्लस Cl माइनस हमें मिल जाता है। यही बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं? HBF4 के साथ, हाइड्रोजन फ्लोरोबोरेट के साथ करवाते हैं। ठीक है, जैसे ही ये रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट N2 प्लस BF4 माइनस मिलता है। अब ये बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट जो होता है, इसको अगर हम हीट करते हैं कॉपर की प्रेजेंस में, किसके साथ? कॉपर की प्रेजेंस में हीट करना है NaNO2 सोडियम नाइट्राइड के साथ, तो ये जो ग्रुप होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। हमें क्या मिलता है? नाइट्रोबेंजीन मिलता है। क्या मिलता है एज ए प्रोडक्ट? नाइट्रोबेंजीन मिलता है। तो ये वाली रिएक्शन हमारा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या मिलता है? नाइट्रोबेंजीन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम salt of thelimide on heating with alkyl halide gives an alkyl thelimide. It is an example of which of the following type of reaction? देखो सीधी सी बात है। सबसे पहले आप इस रिएक्शन का नाम जानिए। ये होती है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। क्या होती है? गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। ठीक है, प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए गजब की चीज है सिंथेसिस। ठीक है, प्राइमरी अमाइन एलिफेटिक अमाइन इससे प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ओनली एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन के लिए यूज होती है। एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन के लिए यूज होती है, लेकिन एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन इससे कभी नहीं बनाए जा सकते। होता क्या इस रिएक्शन के अंदर? इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास होता है, सबसे पहले हम थैलिमाइड लेते हैं। थैलिमाइड का मतलब ये वाला ग्रुप। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ? बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इससे क्या होता है? इससे बनता है हमारे पास इसका पोटेशियम सोल्ट थैलिमाइड। ठीक है,
CO, ये पे NK, ठीक है, N प्लस और K माइनस, ठीक है, K प्लस N माइनस, ये आपके पास सोल्ट मिलता है, ठीक है, पोटेशियम सोल्ट है, ये क्या है, पोटेशियम सोल्ट ऑफ थैलेमाइड, ये पोटेशियम सोल्ट ऑफ थैलेमाइड। अब इस पोटेशियम सोल्ट ऑफ थैलेमाइड की रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ, तो यहाँ जो रिएक्शन होती है वो एक्चुअल में आपके पास होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, कौन सी होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू जाता है और आपके पास एन अल्काइल थैलेमाइड बनता है। क्या बनता है, एन अल्काइल थैलेमाइड बनता है, क्या बनता है, एन अल्काइल थैलेमाइड बनता है, इसको एन अल्काइल थैलेमाइड बोलते हैं। इसकी रिएक्शन जब हम एक्वस NaOH एक्वस बेस के साथ करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक तो पोटेशियम सोल्ट मिल जाता है थैलेमाइड का, COOH प्लस COOH प्लस पोटेशियम सोल्ट, साथ में आपको प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन मिल जाता है। प्राइमरी अमाइन बनाने का तरीका है, ठीक है। एरोमेटिक अमाइन क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि एरोमेटिक अमाइन में इस स्टेप के अंदर यहाँ पर एरोमेटिक हैलाइड यानी कि आपके पास अराइल हैलाइड होता है, अराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, क्लियर है। इसलिए इस मेथड से हम सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन बना सकते हैं, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन नहीं बना सकते, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 141, इनमें से हाई पोटेंसी स्वीटनर कौन सा है, देखो भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हाई पोटेंसी स्वीटनर कौन सा है। हाई पोटेंसी स्वीटनर जो होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, वो एलिटेम होता है, उसका नाम क्या है साथियों, एलिटेम जो होता है ना वो हाई पोटेंसी स्वीटनर होता है, क्या होता है, हाई पोटेंसी स्वीटनर होता है एलिटेम, ठीक है, एलिटेम हाई पोटेंसी स्वीटनर होता है। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी स्वीटनेस को कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, ठीक है, डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट्स, डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट्स स्वीटनेस, ठीक है, इसकी स्वीटनेस। ये सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर जो होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, सुक्रालोज, सैकरिन, एस्पार्टेम, एलिटेम, ठीक है, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 142 ये कहता है द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, एक तो ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है, देखो ध्यान से क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है और आपको एल्कोहलिक केओएच दिया है। दो तरीके की रिएक्शन होती है, एक एक्वस से केओएच के साथ अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होती है और एक एल्कोहलिक केओएच के साथ होती है। जब भी आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है किसके साथ, एल्कोहलिक केओएच के साथ, तो वहां पर आपका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। कौन सी होती है साथियों, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। और जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सेटजेफ या फिर जेटसेफ रूल भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है, सेटजेफ या जेटसेफ रूल के अकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी प्रेफर्ड, विल बी प्रेफर्ड, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रेफर किसको किया जाएगा, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी। अब हमारे पास रिएक्शन में क्या है, हमारे पास है साथियों CH3 CH2 CH2 CHBr एंड CH3। इसकी रिएक्शन हमें करवानी है एल्कोहलिक केओएच के साथ। लेकिन अब एक बात है, यहाँ दो एल्कीन प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए, मतलब इससे हाइड्रोजन जाएगा और ये ब्रोमीन जाएगा, एक इससे हाइड्रोजन जाएगा और ब्रोमीन जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है। तो दो प्रोडक्ट बनते हैं हमारे पास, कौन कौन से, CH3 CH2 और यहाँ से हाइड्रोजन गया, कि कहाँ से, मैं बात आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और आपका ये ब्रोमीन चला जाएगा, और क्या चला जाएगा साथ में, ब्रोमीन जाएगा, ठीक है, और ये ब्रोमीन चला जाएगा यहाँ से। तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन यहाँ से जाएंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा CH, ठीक है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। साथ में दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा आपके पास हाइड्रोजन यहाँ से भी जा सकता है, हाइड्रोजन कहाँ से जा सकता है, हाइड्रोजन यहाँ से भी जा सकता है साथियों, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ से अगर जाता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो हमारे पास पॉसिबल प्रोडक्ट है, इनमें से मेजर कौन सा बनेगा, ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, डबल बॉन्ड के दोनों साइड ज्यादा साइड ग्रुप हैं, जबकि यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड के एक ही साइड ग्रुप जुड़े हैं, दूसरी साइड तो है नहीं, तो ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू
सेट द प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट ये रहेगा, ये कौन से ऑप्शन में हमारे पास, CH डबल बॉन्ड CH3, ये वाला ऑप्शन रहा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसके अंदर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 हमसे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द विजिबल रीजन। देखो, वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो फील्ड स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपका क्या होगा, CFSC भी ज़्यादा होगी, उतनी आपकी क्या होगी, CFSC ज़्यादा होगी। यानी CFSC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फील्ड स्ट्रेंथ के, जितनी CFSC ज़्यादा उतनी फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा। एक तो ये बात है। दूसरी आपकी CFSC जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑन के टाइम, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, मैं ये कह सकता हूँ जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी CFSC ज़्यादा। तीसरी बात ये होती है कि अगर हम रिस्पेक्टिव पीरियड में चले जाते हैं, 3D 4D 5D के मुकाबले अगर जाते हैं तो 3D के मुकाबले 4D की स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, 4D के मुकाबले 5D की स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है। क्लियर है, यानी साइज पे भी इफेक्ट करता है। अब देखो, यहाँ जो हमें ग्रुप दिए हुए हैं उनके अंदर हमारे पास लिगेंड कौन कौन से हैं, लिगेंड है हमारे पास H2O है, ठीक है, अमोनिया है, और मेरे पास क्या है, और मेरे पास नाइट्राइट आयन है, NO2 माइनस आयन। अब इनकी फील्ड स्ट्रेंथ की अगर बात करें, फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, इनकी फील्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहता है, यानी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो क्या बताती है, वो फील्ड स्ट्रेंथ को इस ऑर्डर में लिखते हैं, वाटर से ज्यादा अमोनिया की और अमोनिया से ज्यादा नाइट्राइट आयन की फील्ड स्ट्रेंथ होती है। इसका मतलब CFSC का ऑर्डर भी यही होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसकी फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा वो स्प्लिटिंग भी ज्यादा करवाएगा, ठीक है, यानी वहां से क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा निकलेगी। जहां एनर्जी ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है, क्योंकि एनर्जी का रिलेशन क्या होता है वेवलेंथ के साथ, एनर्जी इज इक्वल टू HC अपॉन में लेमडा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी लेमडा के। तो इसका मतलब एनर्जी इस ऑर्डर में बढ़ रही है तो वेवलेंथ किस ऑर्डर में जाएगी, अब्जॉर्प्शन की वेवलेंथ जो होगी उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, NO2 माइनस, फिर NH3 और फिर H2। यानी वेवलेंथ के अब्जॉर्प्शन का ऑर्डर जो होगा वो ये होगा। तो अब ये किसके अंदर ऑर्डर है, क्योंकि देखो सबके अंदर सेंट्रल एटम सेम है और उसके ऊपर चार्ज भी सेम है, 2+2+2+, निकल 2+ है सभी के अंदर। अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑर्डर है जिसमें NO2 सबसे लास्ट में है, फिर अमोनिया है और फिर वाटर है। तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर ये पाया जाएगा, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 144 बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, ठीक है, MSc लेवल का क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखें तो BSc में भी, हाँ ऑनर्स अगर कोई कर रहा है तो उसको बिल्कुल पता होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये कहता है कि सीरियम 3+ आयन और YB3+ आयन शो स्ट्रॉन्ग अब्जॉर्प्शन इन UV रीजन। बिल्कुल सही बात है, ये UV रीजन में स्ट्रॉन्ग अब्जॉर्प्शन शो करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है यानी जो गलत है, प्रबल अवशोषण प्रदर्शित करते हैं यूवी क्षेत्र में, लेकिन अब इनमें से कौन सा सही नहीं है वो हमें देखना है। देखो, तो सीरियम 3+ और आपके पास एटर्बियम 3+ जो होता है, इन दोनों के लिए ये दोनों ही लेपोर्टे अलाउड होती है, लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन होती है, इनकी ट्रांजिशन कैसी होती है, लेपोर्टे अलाउड होती है, ठीक है, लेपोर्टे अलाउड F2D ट्रांजिशन होती है, लेपोर्टे अलाउड F2D ट्रांजिशन होती है। इसका मतलब डेल्टा एल इनके लिए क्या होता है, +-1 हो सकता है, वो प्लस का 1 होता है, एक्चुअल में वैल्यू यही होती है। तो दूसरी चीज तो बिल्कुल सही है, पहली भी सही है क्योंकि ट्रांजिशन ऑकर फ्रॉम 4 अप टू 5D यानी F2D ट्रांजिशन होती है, बिल्कुल सही है। अब एक बात और आती है कि जो FD पीक होती है, FD पीक्स जो होती हैं, FD पीक की अगर हम बारे में बात करें तो वो पीक ब्रॉड होती है, FD पीक्स आर ब्रॉडर, वो ब्रॉड पीक होती है, जैसे मतलब ऐसे नहीं आती बिल्कुल ही, ऐसे ऐसे पीक नहीं आती, ऐसे आती है, थोड़ा सा ब्रॉड पीक आती है, ये ब्रॉड है, ठीक है, ऐसे पीक आती है स्पेक्ट्रा के अंदर। क्लियर है, ये नैरो पीक है, ये क्या है, नैरो है। तो FD पीक्स जो होती हैं वो ब्रॉडर आती है, इसका मतलब ये भी बात सही है। तो गलत कौन सी चीज हो गई, गलत ये है, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीज आयन इज डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट नहीं होता, इनके अंदर तो उल्टा इजियर होता है। प्रमोशन ऑफ आयंस in cerium 3+ and ytterbium 3+ is
मच इजियर देन अदर आयन, अदर आयन, ठीक है। वो मच इजियर होता है, ये बहुत ही इंटेंस कलर शो करते हैं, वेरी इंटेंस कलर शो करेंगे एफडी ट्रांजिशन की वजह से, ठीक है। ब्रॉड पीक आएगी, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इजियर होता है और लेपोर्टे अलाउ, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन को देखना है कि ये कहाँ है, तो मेरे हिसाब से आपको जेडी ली वाली बुक देखनी है, जेडी ली, उसमें इसके बारे में अच्छे से डिटेल में गिवन है, ठीक है। जेडी ली वाली बुक जो है उसमें गिवन है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जहाँ दे रखी है ट्रांजिशन एलिमेंट की, वहाँ ये डाटा गिवन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, द शुगर मोइटी प्रेजेंट इन डीएनए मॉलिक्यूल। देखो साथियों, दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड हमारे पास होते हैं, एक डीएनए होता है और दूसरा आरएनए होता है। तो डीएनए के अंदर हमारे पास कौन सी शुगर मोइटी होती है और आरएनए के अंदर कौन सी शुगर मोइटी होती है, नाम से ही पता चल जाएगा। डीएनए का नाम होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसको हम कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड हम इसको कहते हैं साथ, जबकि इसको हम कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो डी ऑक्सी राइबो जो यूनिट जहाँ है वो भी कौन सी, इसमें बीटा D2 डी ऑक्सी राइबोज यूनिट होती है, डी ऑक्सी राइबोज यूनिट होती है, राइबोज, ठीक है। इसका मतलब डीएनए के अंदर कौन सी यूनिट होती है, बीटा D2 डी ऑक्सी राइबोज यूनिट होती है, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो रहेगा इसका करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आरएनए में कौन सी होती है, आरएनए में सिर्फ बीटा डी राइबोज यूनिट होती है, बीटा डी, यानी ये तो डीएनए में होती है और दूसरी वाली आपकी, ठीक है। ये बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज और फ्रक्टोपाइरानोज, ये किसकी स्ट्रक्चर होती है, ये ग्लूकोज की, ग्लूकोज का नाम है, रिंग स्ट्रक्चर का हैवर्थ प्रोजेक्शन, और बीटा डी फ्रक्टोपिरानोज ये फ्रक्टोज का नाम है, ठीक है। तो ज्यादा कंफ्यूज होना ही नहीं है, पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 146, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इज यूज्ड। बहुत ही आसान, निहायत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे मैं इस बात को कह रहा हूँ उसका भी मेरे पास प्रूफ है, ठीक है। मैं कहता हूँ, देखो आपके पास एक तो होता है टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट कौन सा होता है भाई, टोलेंस रिएजेंट कहते हैं साथियों अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, उसको हम कहते हैं टोलेंस रिएजेंट। जैसे जिसको हम फॉर्मूले में अगर लिखना चाहें तो AgNH3 होल ट्वाइस प्लस इसके ऊपर नाम होता है, ठीक है, प्लस में 2OH माइनस आयन है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट आपका, इसको आप कह सकते हो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, क्लियर है। ये यूज किया जाता है किसके लिए, एल्डिहाइड को टेस्ट करने के लिए, एल्डिहाइड की प्रेजेंस के लिए एज ए टेस्ट यूज करते हैं, नाम होता है टोलेंस टेस्ट, नाम क्या होता है टोलेंस टेस्ट। रिजल्ट क्या आता है इसमें, सिल्वर मिरर अपीयर होता है, क्या होता है सिल्वर मिरर अपीयर होता है, क्लियर है। अब देखो बात क्या आती है, इसके बाद आपके पास आता है कि सिल्वर मिरर जैसे आपके पास इसमें आ गया टॉलरेंस टेस्ट में, दूसरा आपके पास बेयर्स रिएजेंट होता है। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, ये होता है कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4, कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4 को हम क्या कहते हैं, बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। फेलिंग ए क्या होता है साथियों, फेलिंग ए होता है एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है उसको हम फेलिंग ए कहते हैं। और फेलिंग बी क्या होता है, उसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसका दूसरा नाम भी होता है रोशेल सोल्ट भी, क्या बोलते हैं रोशेल सोल्ट भी। तो ये यूज होता है आपका किसके अंदर, फेलिंग टेस्ट के, इसके अंदर फेलिंग टेस्ट के, फेलिंग टेस्ट में आपके पास क्या होता है, फेलिंग ए सॉल्यूशन होता है, फेलिंग ए, इसको हम कहते हैं एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वस कॉपर सल्फेट फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं। और दूसरा आपके पास सॉल्यूशन होता है साथियों फेलिंग टेस्ट में फेलिंग बी, फेलिंग बी होता है आपका सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, दोनों को ही हम सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट दोनों को ही हम क्या बनाते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं और इक्विमोलर मिक्सचर में मिक्स करते हैं, इक्विमोलर मिक्सचर बनाते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर करके इक्विमोलर मिक्सचर, अगर मान लो दोनों एक एक ml डाल देते हैं और जिस एल्डिहाइड को हमें टेस्ट करना था उसके अंदर डालते हैं, CH2 प्लस कॉपर 2 प्लस आपके पास 5OH माइनस, बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है, आपके पास बनता क्या है कार्बोक्सिलेट आयन, एल्डिहाइड किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, कार्बोक्सिलेट आयन में,
प्लस में आपको Cu2O मिलता है जिसका होता है रेडिस ब्राउन प्रेसिपिटेट। Cu2O बनता है जिसकी वजह से रेडिस ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है। अगर ये रेडिस ब्राउन प्रेसिपिटेट आ रहा है तो एल्डिहाइड कंफर्म है, आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक चीज जरूरी आपको याद रखनी है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करते। एरोमेटिक एल्डिहाइड इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। एल्डिहाइड्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट, डू नॉट रिस्पॉन्स टू टेस्ट। ये बात आपको याद रखनी है हमेशा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा साथियों, वो आंसर क्या रहेगा, स्पेलिंग बी सॉल्यूशन जो होता है वही सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, वही क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 147 हमसे क्या कह रहा है उसको देख। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर SNI मैकेनिज्म। SNI मैकेनिज्म के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो चलो SNI मैकेनिज्म को देख लेते हैं कि SNI मैकेनिज्म है क्या, बला क्या है, इसके बारे में पूछ क्या रहा है, क्या रहा है। तो देख लेते हैं SNI मैकेनिज्म को। SNI मैकेनिज्म में क्या होता है साथियों, आपके पास जो फर्स्ट स्टेप होता है वो डिसोसिएशन होता है इनटू एन इंटीमेट आयन पेयर। स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 में होता है डिसोसिएशन, डिसोसिएशन होता है, ठीक है, इनटू एन इंटीमेट आयन पेयर, इनटू एन इंटीमेट आयन पेयर, ठीक है, इंटीमेट आयन पेयर में डिसोसिएशन होना। सेकेंड स्टेप के अंदर जो लिविंग ग्रुप का पार्ट होता है वही अटैक करता है, नेसेसरी अटैक करेगा फ्रॉम दी फ्रंट साइड, ठीक है। सेकेंड स्टेप, स्टेप 2 में पार्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, पार्ट ऑफ लिविंग ग्रुप अटैक्स नेसेसरीली, सीधी सी बात कर रहा हूँ, नेसेसरीली की बात कर रहा हूँ, नेसेसरीली फ्रॉम फ्रंट, फ्रंट साइड से अटैक होगा, बैक साइड से अटैक नहीं होगा। तो अब देखो करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, इनकरेक्ट तो हम यही बता देंगे, ये कह रहा है कि बैक साइड से अटैक, ठीक है। अब इसके अंदर और क्या होता है, क्योंकि ये रियर साइड में तो जा नहीं सकता, इसका मतलब यहाँ पर रिटेंशन होता है। फ्रंट साइड से अटैक है, रियर साइड से जा नहीं सकता, इसका मतलब रिटेंशन टेक्स प्लेस, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसका मतलब रिटेंशन होगा भाई, इन्वर्जन नहीं हो सकता। इसने क्या लिखा है, इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन नहीं होता, इसमें रिटेंशन होता है, क्योंकि बैक साइड से अटैक नहीं हो सकता। जब भी फ्रंट से अटैक होगा तो रिटेंशन बनेगा, जैसे SN1 की बात करते हैं हम, ठीक है। अब देखो SN2 की बात करते हैं, SN2 में फ्रंट साइड से अटैक, बैक साइड से अटैक होता है तो रिटेंशन हमारा इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। SN1 में बोथ साइड से अटैक है तो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता है। तो SNI में सिर्फ और सिर्फ फ्रंट साइड से अटैक होता है, इसका मतलब रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ठीक है। यहाँ ये कहता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, बिल्कुल भी नहीं करता न्यूक्लियोफाइल अटैक, लिविंग ग्रुप का ही एक पार्ट अटैक करता है फ्रंट साइड से। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, फर्स्ट स्टेप यही है। फर्स्ट स्टेप इज डिसोसिएशन इनटू एन इंटीमेट आयन पेयर। ये बिल्कुल बात सही है कि पहले स्टेप में इंटीमेट आयन पेयर में डिसोसिएट हो जाता है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। ऐसे मान लो मैं इसमें हाइड्रोजन को, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया OH। जैसे ही मैंने इसको SOCl2 के साथ रिएक्ट करवाया, हमारे पास होगा क्या, सेम स्टीरियो केमिस्ट्री रहेगी, ठीक है। लिविंग ग्रुप ने अटैक किया होगा, बस यहाँ पर Cl लग जाएगा, स्टीरियो केमिस्ट्री सेम है, रिटेंशन है, ये SNI का एग्जाम क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 में हमसे क्या कहता है साथियों कि आपको रिएक्शन दे रखी है एसिटाइलिन की, यानी इथाइन मोलिक्यूल की रिएक्शन दे रखी है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, साथ में उसका हाइड्रोलिसिस करवाना है किसकी प्रेजेंस में, Hg2+ आयन, साथ में H+ आयन, और हीट देना है। तो ये +1 क्लास की डायरेक्ट रिएक्शन है। हीट यहाँ पर हीट लिखा है, एक्चुअल में टेम्परेचर होता है 333 केल्विन टेम्परेचर होता है, ठीक है। जैसे ये रिएक्शन होती है तो आपको ये मिलता है CH2CHOH, क्या मिलता है प्रोडक्ट, CH2CHOH, यानी एक साइड H+ आयन लग जाता है, दूसरी साइड OH- आयन लग जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, अब ये वाला प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है, तो यहाँ होता है आइसोमेराइजेशन, या फिर आप कह सकते हो टोटोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन भी कह सकते हो और टोटोमेराइजेशन भी कह सकते हैं। ऑर्गेनिक की लैंग्वेज में इसको कहते हैं साथियों टोटोमेराइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनिक की लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक की लैंग्वेज में टोटोमेराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, टोटोमेराइजेशन इसको कहते हैं साथियों, क्लियर है। इसको हम कहेंगे आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन जैसे ही होगा आपके पास हो क्या जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHO ग्रुप,
इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHO, यानी ये जो हाइड्रोजन है, मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूँ कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, जैसे ये जाएगा ये डबल बॉन्ड यहाँ माइग्रेट कर जाएंगे, तो ये CH3 हो जाएगा, ये CHO बन जाएगा, यानी आपको क्या मिलता है, एसिटाल्डिहाइड मिलता है एज ए प्रोडक्ट। यहाँ कौन सा है CH3CHO प्रोडक्ट, ये रहा बिल्कुल सही आंसर, हमारा करेक्ट आंसर ये रहा, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 149 क्वेश्चन है, NMR स्पेक्ट्रम का, यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी से है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है साथियों हमसे, ये क्वेश्चन ये कहता है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है किसके लिए, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड के लिए, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड के लिए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। स्टेटमेंट जो करेक्ट है उनमें से हम पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है, एब्जॉर्प्शन बाय 6 मिथाइल ग्रुप प्रोटॉन्स अपीयर अपफील्ड, ये पहला ही ऑप्शन सही है भाई, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बात में दिया होता है, ठीक है, तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑप्शन तो पहला ही ठीक है, यानी कि यहाँ पर 6 मिथाइल प्रोटॉन की वजह से जो एब्जॉर्प्शन आता है वो अपफील्ड में आता है, ठीक है, डेल्टा जो है ना वो हाई होता है, अपफील्ड की तरफ आता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लोन प्रोटॉन अपीयर्स अपफील्ड, बिल्कुल भी नहीं, लोन प्रोटॉन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो डाउन फील्ड में आता है, अपफील्ड में नहीं आता, वो आता है डाउन फील्ड में, कैसे आता है, डाउन फील्ड, FELD, ठीक है। लोन प्रोटॉन का जो भी आपका एब्जॉर्प्शन आता है वो आता है डाउन फील्ड में, ठीक है। ये कहता है कि लोन प्रोटॉन स्प्लिट्स इनटू क्वार्टेट, बिल्कुल भी नहीं, वो क्वार्टेट में नहीं, वो डबलेट में स्प्लिट होता है, किसमें, डबलेट के अंदर, डबलेट कह सकते हो, ड्यूप्लेट कह सकते हो, ठीक है, वो इसमें स्प्लिट होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ 6 मिथाइल प्रोटॉन स्प्लिट इनटू क्वार्टेट, ठीक है, ठीक है, स्प्लिट में जो वो कहता है कि क्वार्टेट में होता है ना, बिल्कुल नहीं, ये सेप्टेट में होता है, ये किस में हो जाता है, सेप्टेट के अंदर, 7 में स्प्लिट हो जाते हैं। तो सुनो 6 मिथाइल प्रोटॉन, ठीक है, 6 मिथाइल प्रोटॉन की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेप्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्लियर है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है 2018 के स्टेट के पेपर का, वो क्या होता है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एंटीबायोटिक क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एंटीबायोटिक क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक आपके पास होते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक, एक को क्या कहा गया है, बैक्टीरियोस्टेटिक, और दूसरे आपके पास होते हैं बैक्टीरियोसाइडल, ठीक है। स्टेटिक का मतलब होता है रोकना, साइडल का मतलब इनका होता है किलिंग इफेक्ट। साइडल का मतलब क्या होता है, किलिंग इफेक्ट, स्टेटिक का मतलब होता है प्रिवेंशन, रोकना है, बस रोकथाम करनी। ऐसे एंटीबायोटिक जो सिर्फ रोकते हैं रोग को, दूसरा जो मतलब एंटीबायोटिक जो होते हैं जो रोकते हैं बस माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देते हैं, ऐसा दूसरा उनको बस किल कर देते हैं, वो बैक्टीरियोसाइडल होते हैं। तो बैक्टीरियोस्टेटिक जो है आपके पास वो कौन कौन से हैं, वो होते हैं टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, आपके पास एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, आपके पास क्लोरेमफेनिकोल होता है, क्लोरेमफेनिकोल, ये आपके बैक्टीरियोस्टेटिक होते हैं। क्लियर है। बैक्टीरियोसाइडल की बात करें तो पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन जो होता है वो बैक्टीरियोसाइडल होता है, ठीक है। और अमीनोग्लाइकोसाइड्स भी इसी में आते हैं, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, ये भी किलिंग इफेक्ट शो करते हैं। और एक जो आप कॉमनली यूज कर पाते हो कभी कभी, वो ऑफ्लोक्सेसिन होता है, ऑफ्लोक्सेसिन, ठीक है, वो क्या होता है, ऑफ्लोक्सेसिन। ये तीनों तो बैक्टीरियोसाइडल और ये बैक्टीरियोस्टेटिक। क्लियर है। आपका आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, हमसे पूछा बैक्टीरियोस्टेटिक टेट्रासाइक्लिन, यानी पहला ही आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका यही रहेगा। क्लियर है साथियों, इसी के साथ आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो कृपया करके शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम फिर से आपके लिए लेके आएंगे नेक्स्ट जो सीरीज होगी क्वेश्चंस की, क्वेश्चन एंड आंसर की, ठीक है। धन्यवाद साथियों।